हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, अपने लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था। ओके, फिर हमने देखा था कि 3 टाइप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, और हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को लास्ट क्लास कवर कर लिया था। ओके, और अपने आज के क्लास में हम और एक फंडामेंटल पार्टिकल जो है प्रोटॉन, उसके डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ वो स्टार्ट कैसे हुआ, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, और ये भी पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। बट हमें पता है कि एटम जो होता है एज ए होल वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। तो अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो हमें पता चल गया था उस टाइम तक कि फंडामेंटल पार्टिकल है, सारे गैस से सारे मैटर्स मतलब हर जगह पे वो प्रेजेंट है। अगर हर जगह पे ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, इसका मतलब ऑफ कोर्स वहां पे उतना ही अमाउंट ऑफ क्या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा। ओके, क्योंकि एटम जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल है। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि नहीं और कोई भी है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर, तो उन्होंने उसी हिसाब से अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इन 1886 साइंटिस्ट थे गोल्डस्टाइन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था उसको उन्होंने रिपीट किया। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट लास्ट क्लास पढ़े थे, उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, बट कुछ मॉडिफिकेशन उन्होंने किया। क्या किया, उन्होंने वही डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्चार्ज ट्यूब, और कैथोड एनोड हमने क्या लिया था, मेटल प्लेट लिया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। उन्होंने उससे एक डिस्क शेप का ले लिया। यहाँ पे ये बन गया एनोड और ये डिस्क शेप का बन गया कैथोड। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। ओके, और यहाँ पे क्या है, वोल्टेज हाई सोर्स का वोल्टेज लगाया गया है। ओके, तो ये हमारा सेटअप जो वहां पे था यहाँ पे भी वही है, सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज। ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप वहां पे था। और क्या था यहाँ पे उन्होंने वैक्यूम पंप लगाया गया था। वैक्यूम पंप का काम क्या था, वैक्यूम पंप का काम था टू रिड्यूस प्रेशर। उसको यूज करके हम प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारा सेटअप हो गया। और एक चीज उन्होंने किया कि यहाँ पे जो कैथोड लिए हैं उन्होंने परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड कैथोड मतलब ये कैथोड में परफोरेशन और होल्स थे, इसलिए हम ये कैथोड को क्या बोलेंगे, परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, अच्छा ये जो परफोरेटेड कैथोड उन्होंने लिया, वो जब लिए उससे क्या हुआ, देखते हैं क्या हुआ। हमारा सेटअप हो गया। ओके, और यहाँ पे कुछ कोटिंग लगा लिए। कोटिंग जैसे लास्ट लिए थे हमने इलेक्ट्रॉन में, कोटिंग लगाने से क्या होगा, अगर वहां पे कुछ रेडिएशन आके गिर रहा है तो हमें वो पता चल जाएगा। ओके, तो वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट उन्होंने रिपीट किया। क्या हो रहा था, वहां पे कुछ गैस ले रहे थे। ठीक है, और हमारा जैसे प्रेशर को रिड्यूस किया जाता था, वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता था, वही सब उन्होंने कंटिन्यू किया। वो करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ये जो जगह है, ये इस जगह जो कैथोड का पीछे की जगह, वो जगह ग्लो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई कुछ रेड रे आ रहा है जो आके ये साइड को स्ट्राइक कर रहा है, जिससे हमें वो ग्लो मिल रहा है। ओके, तो वो पता चला कि वो जो रे आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो फ्रॉम एनोड आ रहा है, मतलब एनोड के साइड से आ रहा है। फ्रॉम एनोड नहीं, एनोड के साइड से आ रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ से ये आ रहा है। ओके,
और क्योंकि यहाँ पे परफोरेशन से तो वो उसको क्रॉस करके वहां जा रहा है, ठीक है। ये रेडियल रे जो है क्योंकि वो एनोड की तरफ से आ रहा है इसलिए उसका नाम दिया गया एनोड रेज। आया समझ में क्यों उसका नाम एनोड रेज दिया गया? क्योंकि वो एनोड के साइड से आ रहा था और कैथोड के साइड को जा रहा था, ठीक है। तो ये है हमारा क्या डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने रिपीट किया, ऐसे उन्होंने रिपीट किया, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है ये जो एनोड रेज आ रहा है उसका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन ऑफ एनोड रेज, ये ओरिजिन ऑफ एनोड रेज क्या है? हमारा कैथोड रे ओरिजिन कहाँ हुआ था? ओरिजिनेट कहाँ हुआ था? वो मेनली हुआ था कैथोड के प्लेट से। वहाँ के जो मेटल प्लेट था वहाँ उसका जो एटम है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के आ रहा था और वो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के टुवर्ड्स एनोड मूव करना स्टार्ट किया था। वो था इनिशियल। फिर क्या हुआ? यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट थे उनका अभी वो भी आयनाइज हो गए, उनका भी इलेक्ट्रॉन निकला, दिख रहा ना? तो उनका जो इलेक्ट्रॉन निकल गया और वो सब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? वो भी टुवर्ड्स एनोड मूव किए। तो ये दोनों मिला के हमारा कैथोड रे बना था, ठीक है। लेकिन ये जो एनोड रे है वो एनोड से नहीं निकलता, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनोड रे जो है वो एनोड से नहीं निकलता। वो कहाँ से निकलता है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्पेस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड के बीच में जो स्पेस थे वहां से एनोड रे ओरिजिनेट हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखो, डिस्चार्ज ट्यूब मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने कुछ गैस लिया, ओके, और जो जो कंडीशन था वो अप्लाई कर लिया। अभी क्या हो रहा है? अभी जो गैस के एटम्स थे वो भी आयोनाइज्ड हो गए, उनका इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉक ऑफ होके निकल गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद जो बचा वो क्या होगा? ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है सपोज, ठीक है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ओवरऑल जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। तो अगर एक नेगेटिव चार्ज वहां से निकल गया मतलब बाकी जो बचा उसका चार्ज क्या होगा? उसका चार्ज पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे बचेगा H+, ओके। उस तरह मान लो कि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन एटम लिया है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एटम में बाकी जो बचा वहां पे 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। वो क्या होगा? O+ रहेगा, ठीक है। ऐसा बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद बाकी जो बचा उसमें पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज एटम बचा हुआ है अभी कहाँ पे? ये कैथोड और एनोड के बीच में जो था गैसेस एटम्स वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे कहाँ पे? जहाँ पे ऑपोजिट चार्ज होगा, मतलब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन है? वो हमारा कैथोड है। तो यहाँ पे टुवर्ड्स कैथोड ये सब मूव करने लगे, ओके। तो उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों किया? क्योंकि मूव करेगा तो पता कैसे चलेगा? अगर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तभी जाके हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ रे आके स्ट्राइक किया है, ठीक है। तो ये था हमारा ओरिजिन ऑफ एनोड रे। कहाँ से मिला? इट originates from the space between cathode and anode, ओके। कैसे हुआ? पता चल गया, इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ होके निकल गया, बाकी जो बचा वही सब आके यहाँ पे एनोड रे को मूव किया, ओके। ऐसा समझ में क्या हुआ? चलो इसको लिख लो, फिर उस एनोड रे के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, हो गया? मिटाते हैं। ये जो एनोड रे है उसका प्रॉपर्टी भी सिमिलर टू कैथोड रे है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीज में वो डिफर करेगा, ठीक है। हेडिंग लगा लो, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, ओके। इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इट ट्रैवल्स, इट नहीं दे लिखेंगे, दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन,
ओके। वो जो है एनोड रेज वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। हमने कैथोड रे में भी पढ़ा था कि वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। हमें कैसे पता चला? यहाँ से रे जा रहा है, बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट को रख लिया। अगर ऑब्जेक्ट रख लिया तो क्या होता है? उसके पीछे इमीडिएटली उसका शैडो प्रोड्यूस होता है। इससे पता चलता है कि ये हमारा क्या रे का पाथ था, और क्योंकि हमने उसे ऑब्स्टेकल किया तो उसके पीछे शैडो प्रोड्यूस हो गया, जैसे पढ़े थे लास्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है they consist of material particles। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन में था, मतलब कैथोड रे के प्रॉपर्टी में जब स्टेट मूव कर रहा था क्या कैथोड रे, उस टाइम हमने बीच में क्या किया? एक पैडल व्हील रखा विच इज मेड अप ऑफ माइका। उससे क्या हुआ? ये जो रे आके गिर रहा था वो पैडल व्हील रोटेट करना स्टार्ट हो गया। क्यों रोटेट किया? क्योंकि वो रे में क्या था? उसमें पार्टिकल्स थे, मेटेरियल पार्टिकल्स थे, जो आके इसको स्ट्राइक किया पैडल व्हील को, जिससे वो पैडल व्हील रोटेट करना स्टार्ट किया। ओके, एग्जैक्टली सिमिलर है हमारा एनोड रे में। अगर हम एनोड रे के पाथ में क्या पैडल व्हील रखेंगे तो वो आके वो भी क्या मूव करना स्टार्ट करेगा। ओके, उससे क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कि हमारा जो एनोड रे है उसमें भी कुछ मेटेरियल पार्टिकल्स है। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, इट अफेक्ट्स फोटोग्राफिक प्लेट। ये भी था हमारा, कहाँ पे? कैथोड रे में भी था, वो भी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जहां पर गिर रहा था वो जगह को वो अफेक्ट कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, इट शोज डेविएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट द डेविएशन इज opposite to that of cathode rays। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रे अपना डेविएशन शो कर रहा था ना, तो एनोड रे भी अपना डेविएशन शो करता है, लेकिन वो जो डेविएशन है वो कैथोड रे का ऑपोजिट होता है। ठीक है, कैथोड रे जैसे हमने पढ़ा था, ऐसे जैसे रे आ रहा है और यहाँ पे हमारा नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, तो कैथोड रे क्या कर रहा था? टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट मूव कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये हमारा एनोड रे है, तो एनोड रे ने क्या किया? वो ऑपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रे किया, मतलब वो टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट उसने मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जैसे जिस डायरेक्शन में कैथोड रे का था क्या हमारा डेविएशन, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा एनोड रे का डेविएशन आया। ओके, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि कैथोड रे में था जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल है, मतलब एनोड रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, आए समझ में? ये हमारा जो है वो मेन पॉइंट है। नेक्स्ट वो भी है हमारा, इट अफेक्ट्स नहीं, इट प्रोड्यूसेस हीट। It produces heat when strike on metal surface। ठीक है, जब मेटल सरफेस के ऊपर आके गिरता है तो वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रहा था, होता है। ठीक है, जैसे हमारा कैथोड रे में हो रहा था। ओके, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट चीज है, जब हमने कैथोड रे के बारे में पढ़ा था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, उस टाइम में जो साइंटिस्ट किए थे कौन? जे थॉमसन। उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस थे उस गैस को चेंज कर करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और जब उन्होंने चेंज करके एक्सपेरिमेंट किया था, वो सबके केस में जो E/m जो रेशियो था वो रेशियो सेम था।
ठीक है। E by M रेशियो सेम फॉर कैथोड रे, जितना भी गैस लो वो सेम आ रहा था। लेकिन यहाँ पे एनोड रे में क्या होता है, E by M रेशियो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। ठीक है, E by M रेशियो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि सारे जो गैसेस है उसमें वो प्रॉपर्टी थोड़ा जो डिफर कर रहा है। ठीक है, और ये जो E by M रेशियो है, E by M रेशियो वो मैक्सिमम है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब अगर हम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं तो उस केस में E by M रेशियो जो है वो मैक्सिमम हो रहा है, और हमारा जो डिफरेंट गैसेस ले रहे हैं उसमें उससे कम आ रहा है उसका E by M रेशियो। ठीक है, E by M रेशियो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। ओके, आया समझ में, यहाँ तक लिख लो, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। चलो लिखो, हो गया। मिटाते हैं। E by M रेशियो जो हमारा निकला, मैक्सिमम वैल्यू जो निकला वो वैल्यू था हमारा 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। जो मैक्सिमम वैल्यू था वो किसके केस में पाया गया था, वो पाया गया था फॉर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमारा E by M रेशियो का वैल्यू था जो कि 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज के लिए था। एक पॉजिटिव चार्ज अगर रहेगा किसी में जो कि हमारा हाइड्रोजन में प्रेजेंट है तो उसके केस में E by M रेशियो इतना आ रहा है। लेकिन अगर डिफरेंट गैस लेंगे तो क्या हो रहा है, E by M रेशियो डिफर हो रहा है। ठीक है, और हमारा जो चार्ज है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वो क्या होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से हम मास ऑफ द प्रोटॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मास ऑफ प्रोटॉन जो है m दैट इज इक्वल टू, वो क्या होगा, वो होगा हमारा E by M रेशियो। E क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय E by M कितना है, 9.58 इंटू 10⁴ दैट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो ये जो हमारा फंडामेंटल प्रैक्टिकल रहा पॉजिटिव चार्ज का, उसको हमने क्या कहा, प्रोटॉन कहा, जो सारे मेटल में प्रेजेंट है। ठीक है, किसी में एक है, किसी में दो, किसी में चार, बहुत सारे भी है। ओके, तो अगर हमें अभी पूछा गया कि प्रोटॉन, व्हाट इज अ प्रोटॉन, तो हम एक मॉडिफाइड डेफिनेशन दे सकते हैं क्योंकि अभी हमें उसके चार्ज के बारे में भी पता है और मास के बारे में भी पता है। तो अगर हम उसको नया डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन is a fundamental particle which possess one unit of positive charge, ब्रैकेट में लिखना है उसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड मास इक्वल टू दैट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और उसके साथ उसका वैल्यू लिखेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg।
ओके तो ये था हमारा प्रोटॉन का नया डेफिनेशन। अभी समझ में आया सारा चीज, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, दोनों ही फंडामेंटल पार्टिकल्स से। एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना है नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतना ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ओके। और मास क्या है, मास इलेक्ट्रॉन का है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अगर हम अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को कंपेयर करेंगे तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 ऑफ मास ऑफ वन प्रोटॉन, ठीक है। अगर हम एक प्रोटॉन का मास लेंगे तो उसका 1837 पोर्शन जो है वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉन का मास। ये 1/1837 है, कोई कोई बुक में 1836 भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक नेग्लिजिबल मास है, ठीक है। तो अभी आज के क्लास में हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं, ओके। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन एक चीज है, वो है जैसे दो फंडामेंटल पार्टिकल का डिस्कवरी हो गया, पहले इलेक्ट्रॉन का फिर प्रोटॉन का, उसके इमीडिएट बाद न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं होता, ठीक है। न्यूट्रॉन के डिस्कवरी में अभी कुछ टाइम है, उससे पहले और कुछ चीजें हमें पढ़ना है, जैसे हमारा हो गया रेडियो एक्टिविटी हो गया, और थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल हो गया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये सब के बाद जाके हमारा न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था, ओके। तो आज का क्लास खत्म करते हैं।